हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग 29 एवं 30 मार्च के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो आने वाले 69th बीपीएससी एंड जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम है, जो गवर्नमेंट एग्जाम है, उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है ये। तो और इसके अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे इसमें नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, बिहार के करंट अफेयर एवं पर्सन इन न्यूज़। तो ये सारे हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला हाईलाइट। आज के सेशन का पहला हाईलाइट ये है कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी हाल ही में न्यूज़ में था। आखिर ये क्या है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो देखिए, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है, पहले ये जान लीजिए पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसको अगर हम मैकेनिकल प्रेस कर दिया जाए तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। एक रफली भाषा में इसे कह सकते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर मैकेनिकल स्ट्रेस या मैकेनिकल प्रेस किया जाए, उस पर प्रेशर लगाया जाए तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलेंगे और जो इफेक्ट देखने को मिलता है उसको हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों बना हुआ था? तो न्यूज़ में इसलिए बना हुआ था कि अभी साइंटिस्ट लोग लिक्विड में भी ये ऑब्जर्व किया है कि लिक्विड में भी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ सर्टेन मटेरियल टू जनरेट एन इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज इन रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल स्ट्रेस। अगर किसी मटेरियल पे हम अगर मैकेनिकल स्ट्रेस पर दे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस तरह के इफेक्ट को हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं और ये लिक्विड में भी देखने को मिला फर्स्ट टाइम। अभी तक तो मटेरियल में देखा जाता था, लेकिन अभी ये क्या, लिक्विड में भी ये जो इफेक्ट है ऑब्जर्व किया गया फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व किया था इस तरह के इफेक्ट को, इनका नाम था पेरी क्यूरी। ठीक है, पेरी क्यूरी नाम के वैज्ञानिक इसको ऑब्जर्व किए थे। जैसा ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। इसमें अगर हम लोग मैकेनिकल स्ट्रेस या मैकेनिकल प्रेशर प्रोवाइड करें तो यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगा और वोल्टेज जनरेट होकर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मेन यही था। लेकिन अभी इसका उपयोग जो किया जा रहा है, रोड बनाने में भी किया जा रहा है। जहाँ ब्रिज है वहाँ पर एक लेयर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का बैठा दिया जाता है ताकि, और यहाँ पर जो लाइट लगा रहता है और यहाँ पर जो हैवी व्हीकल जाता है जैसे ट्रक वगैरह जाता है तो उसके प्रेशर से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और ये बल्ब वगैरह जलता है। तो मेन यही था और इसीलिए ये न्यूज़ में था कि इलेक्ट्रिसिटी में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है लिक्विड में भी ऑब्जर्व किया गया। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें किस तरह के मटेरियल है, तो इस लिक्विड में भी तो ऑब्जर्व किया ही है, लेकिन अगर ऐसे हम लोग बात करें तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे नाम सुने होंगे आप, ये लेड, एक सेकेंड, लेड जिक्रोनेट इसका नाम सुने होंगे, ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। उसके बाद लेड जिक्रोनेट टाइटेनेट, ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। और दूसरे बात करें तो ब्रेमियम टाइटेनेट ये भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक है, लिथियम नाइबोटेट, ये सब जितने मटेरियल का हम नाम बताए ये सारे क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। चलिए, दूसरा है यांगिल फेस्टिवल। आखिर ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी हाल ही में यांगिल फेस्टिवल मनाया गया। ये कहाँ पे मनाया गया? तो ये मनाया गया है असम और मेघालय में। असम एवं मेघालय के ये ट्राइब द्वारा मनाया जाता है। यहाँ का जो ट्राइब है वो कौन सा ट्राइब, ताइवा ट्राइब जो के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ माना जाता है कि हार्वेस्टिंग मौसम का यहाँ से इंड हो जाता है, तो इसीलिए यांगिल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये याद रखना कहाँ पे मनाया गया, असम और मेघालय के ट्राइब के द्वारा। और कौन सा ट्राइब था ये, ताइवा ट्राइब के द्वारा मनाया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, अभी यहाँ पे एक मोमेंट दिख रहा होगा, ईट इंडिया मूवमेंट। अब ये ईट इंडिया मूवमेंट है क्या? ईट इंडिया मूवमेंट ये है, ये इनिशिएट किया गया था फसाई के द्वारा, FSSAI, फसाई के द्वारा इनिशिएट किया गया था। हालांकि किया गया था बहुत पहले 2018-19 के टाइम में, लेकिन अभी ये न्यूज़ में था तो हम सोचे चलो बता देते हैं। तो फसाई के द्वारा लिया गया ये इनिशिएटिव है और इसका है कि अगर सही खाएंगे, हेल्दी खाएंगे तो सही रहेंगे। ठीक है, मेन ये है। तो याद रखिएगा, जो ये ईट इंडिया मूवमेंट जो किसके द्वारा, किसका इनिशिएटिव लिया गया है, तो ये लिया गया है किसके द्वारा, फसाई के द्वारा,
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के। इसके अंतर्गत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन एक्ट 2006 को इसका इस्टेब्लिश हुआ था, जो बेसिकली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड डिसाइड करता है और जो भी लाइसेंसिंग वगैरह फूड से रिलेटेड प्रोवाइड करता है उसका काम क्या होता है, फसाई का काम होता है, ठीक है, प्रोवाइड करना। और इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए, ये फसाई देख रहे हैं। चलिए, अगला है वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अभी ये न्यूज़ में क्यों था, तो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसलिए अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि अभी आप उत्तर प्रदेश का न्यूज़ सुने होंगे। यूपी में एक लड़का जिसके पास सारस जो है, सारस क्रेन बोला जाता है, सारस क्रेन, बहुत दिन से वो कैद करके अपने घर में रखा था। हालांकि कैद करके नहीं कह सकते, लेकिन आपस में जब वो क्या था, घायल था तो उसको ठीक किया और दोनों एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया, दोनों दोस्त बन गए। तो अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तरफ से उसको नोटिस आया। तो वही क्यों नोटिस आया, क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा, ठीक है। वो लड़का कहाँ का था, उत्तर प्रदेश में अमेठी डिस्ट्रिक्ट का था। तो ये एक्ट कहता है कि कोई भी पर्सन, मतलब कि इस तरह के किसी भी जो मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किसी शेड्यूल में कोई जानवर या कोई पक्षी है तो वो अपने घर में नहीं रख सकता है, ठीक है। एक बात ये हो गया। और इसमें क्या, अंडर सेक्शन 39 ये बात कहा गया है, अंडर सेक्शन 39 में कहता है कि कोई भी पशु या पक्षी अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किसी शेड्यूल में है तो वो अपने घर पे पाल नहीं सकता है, ये अंडर सेक्शन 39 में कहा गया है, ठीक है। और वैसे भी ये जो सारस क्रेन है ये स्टेट बर्ड है, ये उत्तर प्रदेश का। तो पहला तो ये बात हो गया। अगर और दूसरा क्या, और ये किस शेड्यूल में है, तो ये शेड्यूल 3 में मेंशन है, शेड्यूल 3 में है, सारस क्रेन को रखा गया है। शेड्यूल 3 में इसीलिए रखा गया क्योंकि हाईली प्रोटेक्टेड है और मतलब इस पर हंटिंग या शिकार नहीं कर सकते, कोई व्यापार नहीं कर सकते इस पक्षी को लेकर। तो ये तो अंडर शेड्यूल 3 में मेंशन है सारस क्रेन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अंडर सेक्शन 3 में मेंशन है सारस क्रेन, ठीक है। दूसरा बात ये लॉ क्या कहता है, तो ये लॉ कहता है कि अगर कोई इस तरह का पक्षी या जानवर किसी को देखता है, किसी के घर पे होता है, तो विद इन 48 आवर में किसी नज़दीकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का कोई ऑफिस है तो वहाँ पे वो क्या करे, इन्फॉर्म करे, ठीक है। तो ये बात कहता है, इसीलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है न्यूज़ में था। और ये जो मेंशन है शेड्यूल 3 में मेंशन है, तो इतना बात आप लोग को याद रखना है। चलिए, अगला है 5 नंबर हाईलाइट ये है कि अभी डॉक्टर परवीर सिन्हा, ये अभी अपॉइंट किया गया है क्या, टाटा पावर के सीईओ एंड एमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है। टाटा पावर बेसिकली टाटा ग्रुप का एक कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, कहाँ पे, महाराष्ट्र के तरफ, महाराष्ट्र मुंबई के आसपास में ये करता है। तो उसी कंपनी का भी सीईओ, टाटा पावर का सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे इसको रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट छूट गया है जो हम अभी मेंशन कर देते हैं। तो देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है शेड्यूल 6 तक इसमें मेंशन है, शेड्यूल 6 तक है। अब शेड्यूल 6 तक क्या है, 1 से 6 तक है। अगर इसमें हम लोग बात करें शेड्यूल की, तो शेड्यूल 1 से 4 तक में क्या मेंशन होता है कि इलीगल ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब कि उस पर रोक है। कोई भी चीज़, कोई भी जानवर या पशु, कोई भी अगर पेड़ पौधा अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है तो 104 तक मेंशन होगा। और इसको क्या कर सकते हैं कि ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ये अगर ट्रेड किया जाएगा तो इलीगल माना जाएगा, ठीक है। शेड्यूल 5 में क्या मेंशन है, शेड्यूल 5 में मेंशन है ये हंटिंग, मतलब कोई भी इसी तरह के पक्षी को हंटिंग नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते। अगर किए तो ये आप मतलब क्या होगा, ये ऑफेंसिव होगा या फिर इलीगल ट्रेड, इलीगल घोषित किया जाएगा। अगर शेड्यूल 6 में क्या मेंशन है, तो कोई भी इस तरह का प्लांट जैसे गांजा प्लांट हो गया या फिर आप लोग सुने होंगे पोत का, या फिर उसका क्या बोलते हैं जिससे नशा होता है, जो इलीगल प्लांट है उसको आप घर में नहीं लगा सकते हैं। तो वो सारे चीज़ कहाँ मेंशन है, तो वो शेड्यूल 6 में मेंशन है, ठीक। चलिए, ये तो हो ही गया था। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, मणिपुर अभी न्यूज़ में था। क्यों मणिपुर न्यूज़ में था भी हम लोग देखते हैं। तो अभी क्या किया है मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा, इन्होंने कहा कि जितने भी लोग म्यांमार से हमारे स्टेट में आए हैं उसको क्या किया जाए कि आइडेंटिफाई किया जाए, ये कहा है मणिपुर के अभी गवर्नमेंट ने। जो इमिग्रेंट है लगभग 5000 इमिग्रेंट के आसपास जो देख रहे हैं, यहीं पे मणिपुर है और यहाँ पे जो है ये म्यांमार है। तो यहाँ पे
कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो ये माइग्रेट करके कहाँ पे मणिपुर में आ गया है। तो इसको क्या बोले हैं मणिपुर गवर्नमेंट की आइडेंटिफाई करे, मतलब कितने आदमी जो है वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे रहने आ गए हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर ये देख रहे हैं ये बॉर्डर शेयर करता है किससे, इधर तो हो गया म्यांमार या म्यांमार बोलते हैं, तो ये इससे लगभग 400 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार से। अगर हम लोग इधर बात करें तो ये नागालैंड है, नागालैंड से शेयर करता है। यहाँ पे बात करें तो असम से शेयर करता है, मिजोरम से शेयर करता है। तो ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर और 3 नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है उससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है ये। ठीक, नागालैंड, मिजोरम एंड असम, 3 गो, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर जिसको क्या बोलते हैं म्यांमार से टच करता है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था मणिपुर का, तो बेसिकली यही बात के लिए ये न्यूज में था। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 15 अक्टूबर 1949 को इनका फॉर्मेशन हुआ था, जिसका कैपिटल कहाँ पे है, कैपिटल इम्फाल है, इम्फाल कैपिटल है। और यहाँ के वर्तमान में जो सीएम है वो उसका नाम क्या है, एन बीरेन सिंह, बीरेन सिंह इनका सीएम है। चलिए अगला है, अभी देखिए यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का नाम दिख रहा होगा, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है गुरुकुल कंगड़ी यूनिवर्सिटी। ये क्यों न्यूज़ में था, गुरुकुल कंगड़ी यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है कि अभी 30 मार्च को 113वां कन्वोकेशन सेरेमनी ऑब्जर्व किया गया है, जिसमें ये देख सकते हैं अमित शाह भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो क्या कहाँ पे ये पहले देखेंगे कौन सा 113वां कन्वोकेशन सेरेमनी ऑब्जर्व किया। ये है कहाँ पे, हरिद्वार में, हरिद्वार में यूनिवर्सिटी है। और हरिद्वार कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और इनका जो स्थापना हुआ था गुरुकुल कंगड़ी यूनिवर्सिटी का, ये 4 मार्च 1902 को इनका स्थापना किया गया था। तो ये बेसिकली था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए उत्तराखंड, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अगर उधर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश को टच करेगा। फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे हरियाणा है। फिर यहाँ पे आ जाइए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड अलग हुआ। बाकी एक इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये कौन है, नेपाल है। और बाकी इधर तो चाइना आ जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला है हरियाणा। हरियाणा अभी न्यूज़ में क्यों था कि हरियाणा इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जो 100% रेलवे नेटवर्क को इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में था और कुछ नहीं था। मतलब इंडिया का पहला ऐसा कौन सा स्टेट है जो 100% इलेक्ट्रिसिटी अचीव किया है रेलवे को, तो ये कौन है, तो ये है हरियाणा। ठीक, मतलब जितनी भी ट्रेन है हरियाणा में सब इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, जिससे कोयला पे जो बर्डन था वो कम हो गया। ये देख रहे हैं, ये आपको हरियाणा दिख रहा होगा, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, इधर से राजस्थान हो गया, यहाँ पे दिल्ली हो गया। तो ये हरियाणा इसलिए न्यूज़ में था। अगला हाईलाइट ये है कि देखिए अभी यहाँ पे फिनलैंड जो न्यूज़ में था, फिनलैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अभी मेंबर बन गया है किसका, नाटो का। नाटो का ये मेंबर बन गया है। ठीक, नाटो का मतलब क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें इसके ज्वाइन होने से पहले टोटल मेंबर जो था यहाँ पे 30 था, लेकिन अब जो टोटल मेंबर कितने हो गए हैं, 31 हो गए हैं नाटो का मेंबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस इलाका में कहीं ना कहीं डर है। ये देखिए यहाँ पे इसे रसिया से इनका बॉर्डर शेयर होता है, तो इनको कहीं ना कहीं डर है, ये यूक्रेन को लेके डर है, इसीलिए ये क्या हो गया, नाटो का मेंबर बन गया है। ठीक, तो नाटो हम लोग देख लेते हैं, नाटो का इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो नाटो बना था नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन का, एक सेकंड सॉरी, नाटो का जो फॉर्मेशन हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1949 को हुआ था, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे अब फिनलैंड देख रहे होंगे, तो फिनलैंड का जो कैपिटल है हेलेंस्की है। और यहाँ पे जो करेंसी यूज़ किया जाता है वो यूरो यूज़ किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा कि नाटो में टोटल कितने देश हैं। तो नाटो में जो है, अगर यूरोपियन कंट्री का हम लोग बात करेंगे जो यूरोप से है, तो यूरोप का 28 कंट्री जो है इसके मेंबर है, प्लस एक अभी बना, तो मतलब 29 ऐसा यूरोपियन कंट्री है जो मेंबर है नाटो का। प्लस एक ये हो गया 29 हो गया, प्लस 2 जो है नॉर्थ अमेरिका का कंट्री है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनाडा एंड यूएसए। तो इस तरह से टोटल जो मेंबर हो गया, ये वर्तमान में 31 मेंबर हो गया नाटो का। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी। अब हम लोग बात करेंगे नाटो का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो नाटो का हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम।
बेल्जियम जो है इनका हेडक्वार्टर है नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा मैप पे देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्री जो है नाटो के मेंबर हैं। ये नॉर्थ अमेरिका के 2 कंट्री देख रहे हैं, कनाडा एंड यूएसए, ये दोनों मेंबर है। यहाँ पे मेक्सिको नहीं मेंबर है, इंडिया भी हमारा नहीं मेंबर है। हम क्या बोलें कि यूरोपियन कंट्री, तो यूरोपियन कंट्री कितने 28 प्लस 1 अभी बना है फिनलैंड 29 और प्लस 2 ये वाला कंट्री, मतलब कि यूएसए एंड कनाडा, ये दोनों कंट्री सब मिलकर टोटल जो है 31 मेंबर बन गए हैं नाटो के। तो ये बात आपको याद रखना है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि अभी हाल ही में कौन सा देश जो है अभी नाटो ज्वाइन किया है, तो आपका आंसर क्या होगा, फिनलैंड। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मेरा आज का सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।